साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा जो कि 20 अगस्त 2021 को होनी है, उसमें जो सभी विषय आने हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की वन लाइनर श्रृंखला हम चला रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय भारत के भूगोल का एक टॉपिक, भारत की नदियाँ। तो इसके अंतर्गत मैं आपको भारत की नदियों के 2 भाग इसके उपलब्ध कराऊंगा। एक भाग में कुछ प्रमुख 45-50 प्रश्न होंगे और दूसरे भाग में बचे हुए जो टॉपिक हैं उनको कवर करूंगा। बचे हुए भाग जो भारत की नदियों के प्रश्न हैं वो कवर करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। टॉपिक भारत की नदियाँ का भाग 1। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं इसका पहला भाग। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो यहाँ हमने पहला प्रश्न जो लिखा है वो है सिंधु तंत्र की नदियाँ, उनके उद्गम। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में, पूछ दिया जाता है कि इस नदी का उद्गम कहाँ है। तो यहाँ पर मैंने जो सिंधु तंत्र की नदियाँ हैं सारी, देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनके उद्गम लिखे हैं। सिंधु का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या इसका नाम बोखरचू हिमानी भी है, यहाँ से होता है। इसके बाद झेलम का जो उद्गम है, झेलम नदी का, वो है पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। देखिए, बेरीनाग से नहीं है, कहाँ से है, शेषनाग झील से है। इसके बाद चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है, लाहुल में बाड़ा लाचाला दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा नाम से ये नदियाँ आगे हिमाचल में मिलकर चिनाब कहलाती हैं। इसके बाद रावी नदी का उद्गम क्या है, रावी नदी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और व्यास नदी का उद्गम क्या है, इसका उद्गम है रोहतांग दर्रे में ही, इसमें व्यास कुंड है एक, वहाँ से व्यास नदी निकलती है, इसका उद्गम वहीं से है। आगे देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम है तिब्बत के बानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से, ठीक है। और ये सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में, भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, और इसी के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखिए, मानसरोवर झील से 2 नदियाँ तिब्बत में लगभग इनका एक ही स्थान है, सिंधु। मानसरोवर झील के पास ये भी निकलती है, सिंधु भी और सतलज भी। बहुत अधिक इनमें अंतर नहीं है, मानसरोवर झील के निकट से ही है। इसके अलावा रोहतांग दर्रे के पास से 2 नदियाँ हैं, रावी और व्यास। और इसमें व्यास नदी की एक खासियत बता दें, ये पूर्ण रूप से भारत में ही प्रवाहित होती है, ये पाकिस्तान नहीं जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते, ये कब हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ। 1960 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है, तो ये उपयोग कर सकता है 20% जल का। यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात हो रही है, तो भारत कितना कर सकता है, 20%, यानी 80% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी द्वारा जम्मू कश्मीर में बनाया गया गार्ज है। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रदेशों में गार्ज बनाए गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो गार्ज है उसका नाम है सिंधु गार्ज, और ये सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। चौथा प्रश्न में दिया है हमने कि सतलज नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो गार्ज बनाया गया है उसका नाम है शिपकीला गार्ज, और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जो गार्ज बनाया गया है उसका नाम है कोरबा गार्ज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। श्योक नदी बहती है, किसके किसके बीच बहती है। यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात हो रही है, तो हिमालय की काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। अब यहाँ पर आप लोग पर्वत श्रेणी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि काराकोरम और लद्दाख हिमालय के किस भाग के हिस्से हैं। तो ये नदी जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है। सिंधु नदी घाटी स्थित है, तो सिंधु नदी की घाटी जो है कहाँ कहाँ, लद्दाख और जास्कर के बीच में। हमने इसका कोड बनाया है KLJ। तो यहाँ पर श्योक बहती है और यहाँ पर सिंधु बहती है, यानी लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु हो गई, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में ये वाली जो है ये श्योक है, ठीक है। और ये नीचे वाली कौन सी है, सिंधु। इसकी घाटी यहाँ पर है, वो श्योक की घाटी काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। तो आप लोग इसको मैप के माध्यम से देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। देखिए, सिंधु नदी में बाईं ओर से ऐसे आती है सिंधु, तो इसमें बाईं ओर से मतलब इधर से, भाई इधर से जो होंगी वो दाईं ओर से होंगी। तो ये बाईं ओर से इधर वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इसमें कुछ जो है सीधे मिलती हैं और कुछ किसी दूसरी नदी के माध्यम से मिलती हैं, लेकिन मिलती जरूर है सिंधु से। तो ये कौन कौन सी हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। पंचनद कहा जाता है इनको, पंजाब का नाम इसलिए पंजाब है, पंचधन आब, पंचधन आब पंजाब कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर 5 नदियाँ, आब माने पानी, 5 नदियों का पानी वहाँ पर है, इसलिए उसका नाम पंजाब है। और 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको पता होगा।
आगे देखते हैं, सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं श्योक, काबुल। अभी हम बाएं वाली बात कर रहे थे जो नीचे से आती हैं इधर से, और अब दाईं वाली बात करते हैं जो ऊपर से हैं। श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित, ये पांच अच्छी नदियां जो हैं ये दाईं ओर से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से गुजरती है? चूँकि लद्दाख अभी है बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जो है किस ज़िले से गुजरती है। तो ये इनके लेह और कारगिल, ये 2 ज़िले हैं लद्दाख के, यहाँ से गुजरती है। अगला प्रश्न है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है किशन गंगा को। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, और किशन गंगा ये सहायक किसकी है? झेलम की ही, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, वूलर झील से होकर बहने वाली नदी है। तो वूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी। और इसके किनारे कौन सा नगर बसा है? श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर शहर जो है वो वूलर झील के किनारे, और झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, और वूलर झील भी इसी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? रावी नदी बहती है। प्रश्न संख्या 15 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप अभी तक हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे, इसके बाद अब प्रारंभ हो गया गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से। यहाँ पर सारे हमने उत्तर डाले हैं जो भी संभावित हो सकता है, पूछा जा सकता है किस जिले में है, किस राज्य में है, या किसके निकट है, या कहाँ से है। ठीक है, इसके बाद अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अभी गंगा पढ़ा हमने, अलकनंदा नदी का है अलकापुरी स्थित सतोपंथ हिमानी से। और आगे मैं आपको बताऊंगा अलकनंदा नदी के तट पर क्या स्थित है। इसके बाद है सरयू उपनाम से जानी जाने वाली नदी है, यह है घाघरा। अगला प्रश्न है, घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत की किस नदी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चंबल एवं गिरवा नदी में। प्रश्न संख्या 19 है, एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो एडन नहर निकाली गई है दामोदर नदी से। अच्छा, यहाँ पर ये प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप लोग इनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि आपको कंठस्थ हो जाएंगे बिल्कुल ये अच्छे से। अगला प्रश्न जो है पंचप्रयाग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे के लिए, भाई उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, ऊपर से नीचे के लिए। अब हम देखते हैं विष्णु प्रयाग, यानी विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर है, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और सबसे नीचे देव प्रयाग है। यानी देव प्रयाग लगभग इधर नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ है सबसे। तो देखते हैं विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। इनका संगम समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट भी होता है, और इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। पूछ दिया जा सकता है कि कहाँ पर किसका संगम है। तो नदियों का संगम कौन कौन सी नदियाँ जो हैं विष्णु प्रयाग में मिलती हैं? धौली गंगा और अलकनंदा। देखिए इन सब में अलकनंदा जो है नदी कॉमन है। देखिए यहाँ पर अलकनंदा में ही एक एक नदी जो है मिलती जाती है, और वहाँ पर वो प्रयाग बनते जाते हैं। जैसे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिल गई तो विष्णु प्रयाग बन गया, किससे? अलकनंदा से। अलकनंदा सब में कॉमन है। नंद प्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी मिल गई। देखिए यहाँ नंदाकिनी है, मंदाकिनी नहीं है, तो क्या बन गया? नंद प्रयाग बन गया। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी मिल गई, तो क्या बन गया? कर्ण प्रयाग बन गया। इसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिल गई, तो क्या? रुद्रप्रयाग बन गया। इसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी मिल गई, तो देवप्रयाग बन गया। तो आपको इसमें केवल एक एक नदी और एक एक प्रयाग याद करना पड़ेगा कि किस प्रयाग की अलकनंदा तो सब में है, इसके अलावा दूसरी नदी कौन सी है, ये याद करना पड़ेगा। तो इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, इनकी चाहे ट्रिक बनाइए चाहे कैसे भी याद करिए, बशर्ते याद हो आपको। इसके बाद मैंने नीचे एक स्टार लगा के लिखा है केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर जो है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मैंने भी आपको बताया था कि बताएंगे अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है, तो वो है बद्रीनाथ। आगे देखते हैं, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, अभी देखिए गंगा नदी में दो तरह से नदियाँ मिलती हैं, या बाईं ओर से या दाईं ओर से।
तो आपको पता होगा कि गंगा नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, तो इसमें बाईं ओर से मतलब जो ऊपर से मिलती हैं, ऐसे ऐसे करके जो नदियाँ मिलती हैं, इनका क्रम कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। चूँकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है और गंगा नदी सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में ही बहती है, तो इसके ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण बन जाता है। ऊपर से देखिए, अगर हम कुछ नदियों यहाँ पर हम बना लेते हैं, देखिए रामगंगा, वरुणा, कैसा क्रम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी इधर बढ़ रहे हैं हम हरिद्वार से, और किसकी तरफ, बंगाल की तरफ जा रहे हैं या बिहार की तरफ जा रहे हैं। बंगाल की तरफ नहीं कह सकते क्योंकि उससे पहले बिहार पड़ेगा, बिहार में प्रवेश करेगी ये। तो देखते हैं, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बागमती, कोसी और महानंदा, ये नदियाँ, इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। आप इनका चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं या फिर इनको इनका मिलन स्थान के आधार पर याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर किससे मिली है। जैसे रामगंगा से कन्नौज में मिली है, वरुणा से कहाँ मिली है ये आपको पता हो, गोमती से कहाँ मिली है, इसमें मिलन स्थल जो है वो भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं तो किससे पहले मिली है गंगा नदी और किससे बाद में इनका मिलन स्थल है गंगा का। तो इस आधार पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इनकी ट्रिक ही कोई बना लीजिए और याद कर लीजिए एक तरफ से कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कौन सी नदी गंगा में पहले मिली और कौन सी बाद में मिली है। अच्छा, ये हो गई बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ गंगा की। अब आते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो गंगा में दाईं ओर से मतलब नीचे से भाई, दाईं ओर से तो वही होगी जगह, अगर गंगा इधर जा रही हैं पश्चिम से पूर्व की ओर तो बायां ये हो गया, दायां नीचे हो गया। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ 3 प्रमुख हैं, यमुना, सोन और टोंस। 3 नदियाँ प्रमुख हैं, यमुना, सोन और टोंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा से ही जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। ये पद्म नहीं लिखा है, पद्मा लिखा है, ठीक है, ऐसे। अगला देखते हैं, गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो गंगा नदी जो है मेघना में अंत में मिल जाती है और मेघना नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल वहीं विसर्जित करती है, गिराती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी उदाहरण है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ भी चुका है। तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। आप लोगों ने अगर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पूर्ववर्ती नदियाँ किनको कहा जाता है, जो हिमालय के उत्थान से पहले से ही बह रही हैं और जिन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला है उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। तो पूर्ववर्ती अपवाह की कौन कौन सी नदियाँ हैं ये आप लोग देख लीजिएगा उसमें। तो गंगा नदी किस प्रकार की नदी है? ये पूर्ववर्ती अपवाह की नदी है, इसका ही उदाहरण है। गंगा किस स्थान से पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण सुंदरबन डेल्टा जिसका नाम है ये किया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर प्रश्न है जो गंगा नदी में इनकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा की या यमुना की, इनका उद्गम क्या है और गंगा में इनका मिलन स्थल क्या है। गंगा या यमुना में जिसमें भी इनका मिलन स्थल है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। देखते हैं, यमुना का उद्गम जो है बंदरपूछ यमुनोत्री हिमानी से है और गंगा में कहाँ मिलती है सबको पता होगा, प्रयागराज संगम पर गंगा जी से मिलती है यमुना नदी। अगला है चंबल का उद्गम जनपाव पहाड़ी है, मऊ है एक स्थान, वहाँ से है, ये मऊ जिला नहीं है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, शायद मेरे हिसाब से मऊ जिला नहीं होगा क्योंकि इधर मऊ जिला तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो नहीं है ये। गंगा में मिलन स्थल जो है इटावा में है और यमुना से मिलती है कौन, चंबल नदी। और सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि चंबल की सहायक नदियाँ आपको पता हो, आगे मैंने प्रश्न बनाया है उस पर। रामगंगा नदी जो है नैनीताल के समीप से निकलती है और कन्नौज के समीप ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद घाघरा नदी जो है मापचा चुंग हिमानी से निकलती है और छपरा के समीप ये गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी ये वृहद हिमालय से निकलती है नेपाल से और हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है और हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। देखिए, कुछ यमुना से मिल रही हैं और कुछ गंगा से मिल रही हैं। इसके बाद सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये किससे मिल जाती है, पटना में गंगा से मिल जाती है। इसके बाद 2-3 नदियाँ और दी हैं यहाँ पर, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली से मिल जाती है। केन नदी जो है ये कैमूर पहाड़ी सतना यानी मध्य प्रदेश में, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलती है और ये बांदा में मिल जाती है किससे, यमुना से। इसके बाद गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलर झील, ये है पीलीभीत में स्थित है फुलर झील और ये जो है गाजीपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। तो ये कुछ नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल
और ये कहाँ पर और किससे मिलती हैं ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि नदी वाले टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण यही पार्ट है, यही प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कही जाती है? तो ये कही जाती है हुगली नदी, और इसकी विशेषता है कि इसके तट पर पूर्व का लंदन कहा जाने वाला कोलकाता बंदरगाह स्थित है। यानी पूर्व का लंदन कहा जाता है किसको? कोलकाता बंदरगाह को। और कहाँ स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। मैंने बताया था आपको चंबल की सहायक नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, बनास, पार्वती, काली सिंध और छिप्रा। छिप्रा के बारे में विशेष तथ्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि छिप्रा के बारे में विशेष क्या है। ठीक है, बनास, पार्वती, काली सिंध और छिप्रा, ये चारों नदियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी है, या पूछ दिया जाता है कि बनास किसकी सहायक नदी है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। इसके बाद 2 प्रश्न यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, हिंडन किसकी सहायक नदी है? हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। और राप्ती किसकी सहायक नदी है? राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है। और गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो ये करती है कैमूर। कैमूर पर्वत श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यरलुंग जंगबो, अब देखिए यमुना और गंगा से जुड़े हुए सारे प्रश्न हमने लगभग कवर कर दिए। इसके बाद यरलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इस नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अब ये ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर हमने डाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र किन किन देशों में है? तो ये तिब्बत में है, बांग्लादेश में है और भारत में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानस, लोहित, दिबांग और संकोश, ये आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ये किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुबनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है, तो ये जो है संकोश है। और कई जगह पर आपने पढ़ा होगा असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है, तो हमने इसको देखा था संकोश नदी, तो ये मतलब घूमते घामते उधर नेपाल उससे भूटान से निकलती है। और इसके बाद फिर इसका दिशा जो है कुछ असम और अरुणाचल और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाते हुए है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही हैं, असम और पश्चिम बंगाल के मध्य भी बनाती है और असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य भी बनाती है, लेकिन अधिकतर जो सीमा है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य ही बनाती है। कौन सी नदी? संकोश नदी। अगला प्रश्न है, कश्मीर या पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर या पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य स्थित है। इसका नाम कश्मीर हिमालय भी है और पंजाब हिमालय भी है। कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? ये स्थित है काली नदी से तीस्ता के मध्य। और अंतिम जो है वो है असम हिमालय, ये किन नदियों के मध्य स्थित है? तो असम हिमालय स्थित है तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, या यहाँ से यहाँ तक स्थित है। अगला प्रश्न है, भोपाल किन नदियों की दोआब में स्थित है? तो भोपाल जो है बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। प्रश्न संख्या 45 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य फैली हुई पर्वत श्रेणी है, तो ये कौन सी श्रेणी के मध्य है? यानी नर्मदा, ऊपर से नर्मदा नीचे से ताप्ती, बीच में एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर पाए जाने वाले द्वीप क्रमशः हैं, तो खदियावेट और अलियावेट। तो इस प्रकार से कुल यहाँ पर 46 प्रश्न मैंने कंप्लीट किए। इसके अलावा जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों से या जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे का, इससे निकलने वाली नदियाँ या अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल खाड़ी में या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, या फिर पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से, इससे जुड़े हुए नर्मदा ताप्ती, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, या पर्वत श्रेणी के आसपास की नदियाँ जो हैं, ये इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वो अगले पार्ट में हम कवर कर देंगे। इस प्रकार इसके 2 पार्टों में हम भारत की नदियाँ आपको पूरे से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा देंगे। जल्दी हम आते हैं इसका दूसरा वीडियो लेकर। धन्यवाद।